Good morning, students. Myself, M. Kurhekar. Today we will see topic Law of Parallelogram of Vectors from lesson number 2 Mathematical Methods. तो ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ये हमको सिर्फ थ्योरी में नहीं है, तो प्रैक्टिकल में भी हमको इसका यूज़ करना है टू फाइंड द अननोन वेट ऑफ द बॉडी। ये एक प्रैक्टिकल में भी है लॉ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके ऊपर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स का ये लॉ का प्रूफ है, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके हम स्टेप्स लिखने वाले हैं। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप ये आज का लेक्चर वॉच मत करो, तो मेरे साथ अगर नोटबुक लेकर अगर आप इसको 1 बाय 1 जो मैं स्टेप्स लिखने जा रही हूँ, आप इसको अगर राइट करोगे तो आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये जो है पूरा प्योरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पूरे मैथमेटिकल स्टेप्स है इसमें। तो उसमें एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भी है जो अपने 10th स्टैंडर्ड तक देखे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है कंसेप्ट। और वेक्टर यानी क्या है, वेक्टर एडिशन के रूल्स क्या है, ये हमने अपने देखे हैं लास्ट लेक्चर में। ओके, तो आज हम सिर्फ ये पहले सोचेंगे पैरेललोग्राम यानी क्या है कि जिसकी अपोजिट साइड इक्वल रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओ बी की वैल्यू है वेक्टर क्यू, तो उसके सामने की जो ए सी साइड है उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, इट इज़ वेक्टर क्यू, वो भी रहेगी वेक्टर क्यू। और ओ ए है वेक्टर पी, तो बी सी भी क्या रहेगा, इट इज़ वेक्टर पी। ठीक है, यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर ये वर्ड है, वेक्टर मीन्स क्या है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको ये मालूम है मैग्नीट्यूड यानी उसको एक वैल्यू भी रहती है और उसका एक डेफिनेट डायरेक्शन भी रहती है। ठीक है, तो आज हम ये पैरेललोग्राम लॉ आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्टली हम स्टेटमेंट नहीं लेते, पहले समझ लेते हैं। यानी आपको जो स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इजी हो जाएगा। तो देखो कैसे है, यहाँ पे हमको 2 वेक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। हियर वी कंसिडर 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स है। अब 2 वेक्टर्स कैसे है, देखो ये पहले का नाम है ओ ए इज़ द फर्स्ट वेक्टर और उसका नाम है वेक्टर पी। ठीक है, और सेकेंड वेक्टर है ओ बी। आपको डायग्राम में तो दिख ही रहा है, पर मैं आपको निकाल के बता रही हूँ, यानी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसकी वैल्यू है वेक्टर क्यू। ओके, तो ये कैसे 2 वेक्टर्स है, दीज आर द 2 वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप। कैसे वेक्टर्स है, ये सेम टाइप के वेक्टर्स है और दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। आप देख रहे हो कि दोनों भी ओ पॉइंट से निकल रहे हैं। ठीक है, और दोनों के टेल्स, ये जो पहला पार्ट रहता है बिना एरो वाला, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर का टेल बोलते हैं, है ना। आपको मालूम है, ये पीछे लास्ट लेक्चर में आपका हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा एरो पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज हेड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो दोनों के टेल कहाँ पे है, एक कॉमन पॉइंट ओ पे है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 वेक्टर्स कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, दोनों कैसे निकल रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, अब वेक्टर्स है तो उसको क्या रहेगा, उसको रहेगी मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। ठीक है, तो दीज आर द 2 वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये 2 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको अब ऊपर की जो डायग्राम निकाली हुई है उसमें दिख रहा है कि ये 2 वेक्टर्स जो है ये 2 साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके 2 साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम के साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी वी से दैट दीज आर द 2 वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। 2 एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब इनका जो रिजल्टेंट रहेगा तो वो कैसा रहेगा, ये हमको अब निकालना है। तो अब आपको पहले तो हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक साइड को कंप्लीट करते हैं और दिस इज़ द अनदर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों भी साइड हमने कंप्लीट कर लिया है पैरेललोग्राम की। तो इनका जो डायगोनल रहेगा, दिस इज़ द डायगोनल। तो डायगोनल सपोज यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ओ सी इज़ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच इज़ द रिजल्टेंट
ऑफ दिस टू वेक्टर। ओ सी क्या है, डायगोनल है, और वो क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है। उसको क्या बोलेंगे फिर, ओ सी को इट इज़ नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके अब वेक्टर है, फिर से ये ओ सी को भी क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं, तो वेक्टर को क्या रहता है, वेक्टर को रहता है मैग्नीट्यूड भी रहती है वेक्टर को, और वेक्टर को रहती है डायरेक्शन। ठीक है, तो ओ सी को भी क्या रहेगा, ओ सी क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ ए एंड वो वेक्टर ओ बी, उसको भी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये जो ओ सी को खास करके आप देखिए, ओ सी कैसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ सी भी स्टार्ट हो रहा है वही सेम ओ से ही निकल रहा है ओ सी। ठीक है, यानी जो रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, यानी पी वेक्टर का रिजल्टेंट और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट है, दिस इज, अब इसको भी नाम देंगे हम वेक्टर आर। तो आर है रिजल्टेंट, और वो भी उसकी खासियत क्या है, वो भी स्टार्ट हो रहा है कॉमन पॉइंट ओ से। ओके यहाँ तक समझ में आया। तो अब ये हो गया हमारा पूरा स्टेटमेंट्स की जो कुछ हमको मीनिंग चाहिए था वो पूरा अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम वन बाय वन करके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, जैसे मैंने पहले बोला है दो वेक्टर्स कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से। तो अब आगे देखो क्या लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी क्या है, देखो दोनों के टेल्स वही पॉइंट पे है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है टेल्स एट द सेम पॉइंट। टेल्स कहाँ पे है, सेम पॉइंट पे है। और अगर वो वेक्टर्स है तो उनको क्या रहेंगी, तो मैग्नीट्यूड भी रहेगी और डायरेक्शन भी रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और वो जो दो साइड है, टू साइड्स कैसे, एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पे हम आगे लिखा है बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके अब उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे रहेगा ये आगे हम पढ़ेंगे। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन, अब वेक्टर है फिर से उसको मैग्नीट्यूड रहेगी, इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके अब ये क्या है रिजल्टेंट, तो वो डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वही रिजल्टेंट है, इसलिए आगे लिखा है बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। और वो डायगोनल भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसलिए आगे लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके तो अब कलेक्टिवली अब ये स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखो, इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द two adjacent sides of parallelogram, then their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal। ये इसको भूलना नहीं है, डायगोनल को रिजल्टेंट कौन इंडिकेट करता है, डायगोनल इंडिकेट करता है। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। दो वेक्टर सेम टाइप के हैं, स्टार्ट हो रहे हैं सेम पॉइंट से, उनको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, डायगोनल है। और जो डायगोनल है वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और उसको भी क्या रहती है, मैग्नीट्यूड भी रहती है और डायरेक्शन भी रहती है। ठीक है, मुझे लगता है अभी ये स्टेटमेंट आपका पूरा पक्का हो गया होगा। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे वही डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, तो समझने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम ही निकालना है। तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स को कंसिडर किया था, अब वन बाय वन हम स्टेप्स को लिखेंगे। जैसे हमको फर्स्टली प्रूव करना है कि आर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हमको फर्स्टली प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं प्रूफ करके लिखती हूँ। तो पहले हमको क्या प्रूव करना है कि आर जो है, आर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आर, फर्स्ट स्टेप है हमारी ए स्टेप, आर इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके तो ये वेक्टर आर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले हम क्या कंसिडर किया था हमने, अब वन बाय वन स्टेप्स लिखेंगे। पहले हमने वेक्टर पी और वेक्टर क्यू को कंसिडर किया था, तो यहाँ पे इसलिए हम लिखेंगे कंसिडर टू वेक्टर्स
कंसिडर टू वेक्टर्स। कौन से दो वेक्टर्स लिए हैं? वेक्टर p एंड वेक्टर q। ये दो वेक्टर्स लिए हैं हमने, ठीक है। कैसे है वो? सेम टाइप के हैं, ओके। और ये दो जो वेक्टर है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है ये अब हम देखेंगे। ये है वेक्टर p और ये है वेक्टर q। मैं साइड बाय साइड आपको ये साइड में समझा के भी देती हूँ। दोनों का एंगल कितना है? इट इज़ एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट में लिखेंगे थीटा क्या है? थीटा इज़ एंगल बिटवीन p एंड q, वेक्टर p एंड वेक्टर q, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये दो है, अब हमने क्या किया है? BC को ज्वाइन किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, और फिर हमने AC को भी ज्वाइन किया है और कंप्लीट कर दिया है पैरेललोग्राम को, ठीक है। तो अब हम थर्ड पॉइंट को लिखेंगे कि ज्वाइन BC एंड AC टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। अब उसका नाम क्या है पैरेललोग्राम का? तो पैरेललोग्राम कौन सा है? OACB इज़ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OACB, ओके। यहाँ तक समझ में आया? तो OA की वैल्यू कितनी है वो लिखेंगे अब। वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर P, और वेक्टर AC की वैल्यू कितनी है वो भी लिखेंगे। वेक्टर OB की तो वैल्यू हमको Q मालूम है, वेक्टर AC की वैल्यू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी वेक्टर Q ही है, ठीक है। तो वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर Q, ओके। यहाँ तक हो गया क्लियर। और ये जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है? इट इज़ OC है, और OC की वैल्यू कितनी है? OC इज इक्वल टू वेक्टर R। तो नीचे लिखेंगे डायगोनल कौन है उसका, ये लिखना पड़ेगा। डायगोनल इज वेक्टर OC, इट इज़ इक्वल टू वेक्टर R रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ रिजल्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा हमको। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। कौन से दो वेक्टर्स है? वेक्टर P एंड वेक्टर Q है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ट्रायंगल लॉ? आपने तो पढ़ा हुआ है कि देखो अब यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। हम ट्रायंगल देखने वाले हैं OAC। ये सिर्फ मैं नीचे निकाल के आपको बताती हूँ। ये ट्रायंगल हम देखने वाले हैं OA और C, ठीक है। OA की वैल्यू है वेक्टर P, ये है वेक्टर R, और ये है वेक्टर Q। ऐसा है, ये है हमारा सामने वाली साइड इक्वल रहती है, तो ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो कैसा रहता है ट्रायंगल लॉ? तो वेक्टर OA प्लस क्या है, जो दूसरी साइड ट्रायंगल की वेक्टर AC है, इट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल रहती है? ये वेक्टर R यानी कौन है? वेक्टर OC है, ओके। तो अब हम इस सब की वैल्यूज़ डालेंगे। OA की वैल्यू क्या है? इट इज़ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, इट इज़ इक्वल टू वेक्टर R, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया है कि ये रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव, ओके। समझ में आया? अब हम दूसरी स्टेप करेंगे। हम क्या निकालेंगे? ये जो R है उसकी मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, क्योंकि R क्या है? R इज़ द वेक्टर, और वेक्टर को क्या रहती है? मैग्नीट्यूड भी रहती है और डायरेक्शन भी रहती है। तो फर्स्ट हम B पार्ट में अब हम निकालेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हेडिंग देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे
ओके, कैसे निकालते हैं देखो, बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये ज्योमेट्रिकल ये देखना पड़ेगा सब कंसेप्ट को। तो अब हमको इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर इज डिनोटेड बाय वेक्टर आर है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। और वेक्टर आर यानी कौन है, वेक्टर ओ सी है, डायग्राम में आप देखो ओ सी यानी वेक्टर आर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये बाद में करना है कंस्ट्रक्शन, पर हफ्ते पहले डायग्राम निकाल के रखिए। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि हमको एक परपेंडिकुलर निकालना है, आपको जो डॉटेड लाइन में डायग्राम में दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं। और किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, हमने ओ ए को एक्सटेंड करा है डी तक। ठीक है, ओ ए को हमने डी तक एक्सटेंड किया है, और ये हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं फ्रॉम सी पॉइंट टू ऑन एक्सटेंडेड ओ डी तक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हमको फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक्सटेंड करना है। किसको एक्सटेंड करना है, तो ओ ए को एक्सटेंड करना है, वेक्टर ओ ए को एक्सटेंड किया है। देन क्या करना है, सेकेंड कंस्ट्रक्शन कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, फ्रॉम सी ऑन ओ ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ हमने ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। डी की वैल्यू क्या है, तो ये एंगल कितना हो गया, डी इज़ 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम एंगल को देखेंगे। अब ध्यान से ये डायग्राम की तरफ देखो, जो एंगल सी ए डी है, कौन सा एंगल, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल सी ए और डी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी हो गया हमारा थीटा। सी ए डी की वैल्यू कितनी है, तो थीटा है, बाय ज्योमेट्री ये हमारा थीटा है और ये भी हमारा थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, अब ये जो एंगल देखो थीटा और कौन है, एंगल बी ओ और ए, ये भी एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू थीटा, उसकी वैल्यू है थीटा। ओके, और जो ए सी है इट इज़ इक्वल टू ओ बी है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, क्यू है। तो वो सिर्फ हमने देखा हुआ है, पर लिख लेते हैं कि जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्यू है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर हम सी से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, मैं नीचे निकाल रही हूँ, तो देखो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डी ए और सी। ठीक है, तो इसको नाम अब क्या आएगा, देखो ए डी सी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ए डी सी की वैल्यू कितनी है, ए डी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमको अब निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये जो है हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ए डी सी। तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री का है, जो कि मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ फिर से नीचे की तरफ। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है ए डी सी। ठीक है, तो ए डी सी में अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ये इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ए डी सी। उसमें हमको क्या कंसिडर करना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है कि एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये एंगल के साइड की ये थीटा है हमारा। ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, एडजेसेंट साइड क्या है, ए डी है। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ ए डी मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमने ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी कॉस ऑफ थीटा। अब डायग्राम में देखो ए सी की वैल्यू क्या है, ये क्यू है, तो यहाँ पे भी क्या है, क्यू है। ठीक है, तो क्यू है ए सी की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए सी की वैल्यू है क्यू कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ओके अब फिर से डायग्राम से हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या फॉर्मूला है साइन निकालने के लिए कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है, थीटा के अपोजिट है ये डी सी। डी सी इज द अपोजिट साइड, ठीक है। तो हम लिखेंगे डी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी सी, डी सी को निकालेंगे हम। देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा, ऐसा आ जाएगा। और ए सी की वैल्यू क्या है, क्यू साइन ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया। अब थर्ड स्टेप, अब इसके बाद की स्टेप करना है कि पाइथागोरस थ्योरम हमको अप्लाई करना है इन ट्रायंगल ओडीसी। ओडीसी आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। ये मैंने जो ब्लू लाइन से निकाल रही हूँ ना, ये बहुत बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसको हमको निकालना है। तो ये ट्रायंगल है हमारा ओडीसी। तो ये है हमारा ओडीसी ट्रायंगल। कैसा है देखो, यहाँ पे ए है, इसको भूलना नहीं है, ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है और ऊपर है सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करना है, इन ट्रायंगल ओडीसी। ओडीसी ट्रायंगल में अप्लाई करना है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये साइड रहती है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर यानी क्या है ओसी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू, अब दूसरे साइड के स्क्वायर की प्लस करनी है। अब कौन सी साइड बची है, ओडी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हो गया। अब जो ओडी की तरफ देखो, डायग्राम की तरफ देखो लगे तो ये जो डायग्राम है ओडी कैसे बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओ ए, यहाँ तक ओ ए और ए डी से बना हुआ है, ठीक है। तो हम ओडी को कैसे लिखेंगे, ओडी इज़ मेड अप ऑफ ओ ए प्लस ओ ए से बना हुआ है एंड ए डी से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे डी सी स्क्वायर, वैसे ही रहेगा डी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो हमारा a क्या है, ओ ए है, तो क्या आएगा देखो, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्या आएगा ओ ए डी, ठीक है। और ये जो डी सी स्क्वायर उसको भी लिखना है, भूलना नहीं है, प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आ गया है ये। अब सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, कितना इक्वेशन नंबर है, 3 नंबर का इक्वेशन है। अब फिर से हमको यहाँ तक हमको रुकना है। अब एक दूसरा छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, वो है एडीसी, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अब ये जो छोटा वाला है ना साइड का एडीसी ट्रायंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट इसमें लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा है वो, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, ए डी सी, छोटा वाला ए डी सी जो साइड वाला दिख रहा है ना आपको, तो ए डी सी की वैल्यू हमको निकालनी है अब, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैं फिर से ये नीचे निकाल के रखती हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल ए डी सी, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। ये हमारी क्यू साइड है, ओके, ये हमारा थीटा है, ए डी और सी, ओके। तो क्या आएगा देखो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, इट इज़ मेड अप ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ऐसे आएगा ना। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ऐसा आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4,
ठीक है। तो अब हमने जो देखो पीछे लास्ट इसमें हमने निकाला था यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या क्या है देखो कि ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए सी ओ ए डी है। ठीक है। और ए सी स्क्वायर की वैल्यू अब हमको निकाली हुई है हमने। क्या है ए सी स्क्वायर के पीछे इसमें निकाली है कि ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर निकाली है। यानी ये जो दो टर्म हैं ये आपको इक्वेशन नंबर 4 में दिखाई देंगे। ठीक है। ये जो दो टर्म है ये हमको इक्वेशन नंबर 4 में दिखाई देंगे। देखो इक्वेशन नंबर 4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को यूज़ करेंगे कि ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। देखो इक्वेशन नंबर 3 में कि ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। और बाकी ये इक्वेशन वैसे लिखेंगे क्या है बाकी इक्वेशन ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी प्लस ए सी स्क्वायर आएगा। इसलिए मैंने बोला है आप भी मेरे साथ लिखो यानी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके। तो ओ सी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी अब ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी प्लस ए सी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ओके। तो दिस इज इक्वेशन नंबर हमारा ये हो गया 5। ठीक है। तो अब हम फिर से 3 और 5 को यूज़ करेंगे। तो यूजिंग 3 एंड 5 वी गेट क्या मिलता है हमको। देखो अब यहाँ पे जो हमने पहले ही निकाला हुआ है देखो कॉस थीटा का इक्वेशन। पीछे जाते हैं फिर से। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है ये। कॉस थीटा का एक्सप्रेशन निकाला था उसमें इक्वेशन निकाला है उसमें ए डी की वैल्यू क्या निकाली है हमने क्यू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देख रहे हैं हम। ठीक है। तो क्या है देखो इक्वेशन 1 में ये है ए डी की वैल्यू। अब हम ए डी की वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं क्यू कॉस थीटा। ओके। ए डी है क्या इक्वेशन में देखो हमारे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ए डी इक्वेशन में है तो उसको हम देखते हैं क्या है इक्वेशन हमारा। देखो ए डी है इसकी जगह हम लिखेंगे ए सी कॉस थीटा। ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए और ए डी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे हमने अभी बोला है कि इट इज़ ए सी या क्यू कॉस थीटा को यूज़ करेंगे। ठीक है। क्यू कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर। ओके। ये ए सी स्क्वायर वैसे रहेगा। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब सबकी वैल्यूज़ डालो। ओ सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है इट इज़ आर स्क्वायर। ठीक है। ओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है इट इज़ पी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में लिखना है इसलिए वेक्टर को नहीं देना है। प्लस ट्वाइस ओ ए की वैल्यू क्या है ओ ए इज़ पी क्यू कॉस थीटा पी क्यू कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है तो ए सी की वैल्यू है हमारी देखो क्यू है तो इट इज़ क्यू स्क्वायर। ओके। यहाँ तक हो गया हमारा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर। अब मैं इसको रीअरेंज करती हूँ सिर्फ क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर मिल गया है। ठीक है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ये नीचे लिखना पड़ेगा आपको इक्वेशन 6 गिव्स क्या देता है ये गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। ओके। रिजल्टेंट वेक्टर आर समझ में आया यहाँ तक। मैग्नीट्यूड अगर हम अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड हमने निकाली। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा डायरेक्शन। ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए अब हम सी नंबर डालते हैं और लिखेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। 4 मार्क्स का है इसलिए बहुत बड़ा है रिजल्टेंट वेक्टर।
इसकी हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन हम वही डायग्राम को यूज़ करने वाले हैं। तो डायग्राम देखो, डायरेक्शन कौन बताएगा इसका, तो इसकी डायरेक्शन ये अल्फ़ा बताएगा, क्योंकि ये ओ सी है। ये ओ सी कैसा रहेगा, अब ये ओ सी ओ ए के ऐसा है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंगल अल्फ़ा। अगर ये एंगल अगर ऐसा खड़ा हुआ रहता है, अगर ये ओ सी ऐसा है हमारा ओ सी, ठीक है, तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये अल्फ़ा इंडिकेट्स द डायरेक्शन। अल्फ़ा क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फ़ा। एंगल अल्फ़ा किससे मेक कर रहा है, विथ वेक्टर पी, ठीक है। तो अब हम फिर से यहाँ पे देखो ट्रायंगल ओडीसी को कंसिडर कर रहे हैं और उसमें हम निकालेंगे टैन अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। ट्रायंगल ओडीसी आपको दिखाई दे रहा है क्या, ओडीसी, इसमें हम निकालेंगे टैन अल्फ़ा की वैल्यू। और ओडीसी को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ओडीसी हमारा ट्रायंगल कैसा है, दिस इज़ द ट्रायंगल ओडीसी। तो देखो कैसा है, ये है ऐसा है ओ, और ये है हमारा डी, और ये है ऊपर है हमारी वैल्यू सी, ठीक है। तो ये कैसा बना हुआ है, यहाँ पे बीच में ए है, तो यहाँ पे हमको टैन थीटा की वैल्यू अप्लाई, टैन थीटा निकालना है, टैन अल्फ़ा निकालना है, सॉरी टैन अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा है, टैन अल्फ़ा निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ डी सी टैन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी। टैन अल्फ़ा यानी क्या रहता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है इसकी, अपोजिट साइड है देखो डी सी इज़ द अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड है ओ डी, ठीक है। ओ डी इज़ द एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी सी अपॉन ओ डी, ठीक है। तो टैन अल्फ़ा की वैल्यू हम लिखेंगे टैन अल्फ़ा। अब डी सी ऊपर डी सी रहेगा, बट ओ डी की तरफ देखो, ओ डी कैसे बना हुआ है, ओ ए प्लस ए डी से बना हुआ है। तो नीचे हम लिखेंगे ओ ए प्लस ए डी, ओके, यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों हो गए। अब सबकी वैल्यूज़ हमको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो डीसी की वैल्यू हमने निकाली हुई है। डीसी की वैल्यू हमने लास्ट 2 स्लाइड के पहले ही निकाली है। देखो डीसी यानी क्या है, डीसी हमने यहाँ पे निकाला है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। डीसी की वैल्यू है क्यू साइन थीटा, मैंने जहाँ पे राइट किया है ना, डीसी की वैल्यू हमने निकाली है क्यू साइन थीटा। तो हमको डीसी की जगह डालना है अभी क्यू साइन थीटा। तो यूजिंग यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, तो क्या आएगा देखो, टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू डीसी की जगह हम क्या लिखेंगे अब, इट इज़ क्यू साइन थीटा अपॉन ओ ए की वैल्यू है, ओ ए की वेक्टर है, इट इज़ वेक्टर पी, और ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी भी हमने निकाला हुआ है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 भी लिखेंगे एंड 1 लिखती हूँ। तो ए डी की वैल्यू है हमारी पी, ओ ए की वैल्यू है पी प्लस ए डी की वैल्यू है क्यू कॉस थीटा, जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन पी, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो दिस इक्वेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। ये इक्वेशन क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम नीचे लिखेंगे दिस इक्वेशन गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो हमने पहले ही देखा हुआ है, जो पी वेक्टर पी है और वेक्टर क्यू है, इसके बीच का जो एंगल है थीटा, अगर ये जो थीटा है उसकी अलग अलग अगर वैल्यू रहती है, क्योंकि अगर हमने देखा हुआ है आर का जो इक्वेशन है, मैं बाद में यहाँ पे लिखती हूँ, आर का इक्वेशन क्या है हमारा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। और हमारा p कैसा है, दिस इज़ वेक्टर p है हमारा, और दिस इज़ वेक्टर q है, ठीक है। और p और q के बीच का एंगल है हमारा थीटा।
तो ये थीटा के हम 3 केसेस देखने वाले हैं कि थीटा के अगर अलग अलग 3 वैल्यूज़ अगर हमको मिली कि फर्स्ट हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री अगर लेते हैं, यानी P पर ही Q है, P और Q एक ही ऊपर है, तो इसको थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री है तो क्या होगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, यह अब हम देखेंगे। तो अलग अलग केसेस है, उसको भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट केस देखेंगे, केस 1, इवेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा की अगर वैल्यू है 0 डिग्री, यानी क्या है, P एंड Q कैसे है, आर इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा होगा ना। दैट इज वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर इन सेम डायरेक्शन। अब हम ये जो रिजल्टेंट आर का इक्वेशन जो है ना, जिसको मैंने राइट किया है, उसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डालेंगे। देयरफॉर आर की वैल्यू कैसे हो जाएंगी, देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ 0। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी रहती है, तो 1 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सी कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन हमारा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू रह जाएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1 रहेगी। तो ये इक्वेशन कैसे बन गया है, इट इज़ ऑफ द स्टाइल, ये हमारा ऐसा हो गया है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, यानी क्या है, पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही बन गया है ना। तो आर की वैल्यू हमको मिल गई है अंडर रूट ऑफ पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, यानी अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो वी गेट आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो ये ऐसा MCQ आ सकता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और वी से दैट व्हेन वेक्टर P एंड Q आर इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट हैविंग द वैल्यू P प्लस Q, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, P प्लस Q होगी। और डायरेक्शन कैसी होगी, हम यहाँ पे डायरेक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और डायरेक्शन कैसी होगी, tan अल्फ़ा की वैल्यू कैसी होगी, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला है हमारे पास में Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस ऑफ थीटा है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा की जगह हम 0 डिग्री डालेंगे, Q साइन 0 डिग्री प्लस P प्लस Q कॉस ऑफ 0 डिग्री। क्या आएगा, देखो, ये साइन 0 इज 0, साइन 0 की वैल्यू क्या रहती है, 0, तो ऊपर की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो नीचे भी क्या मिलता है, P प्लस Q मिलता है, तो यानी वी गेट tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहती है तो उसकी डायरेक्शन अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या रहती है, इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट केस समझ में आई। तो अब सेकंड केस की तरफ जाते हैं। सेकंड केस नंबर 2, अगर हम थीटा की वैल्यू जो है, इफ़ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कंसिडर करेंगे, दैट इज़ दोनों भी वेक्टर जो है, यानी एक वेक्टर ही है ये वेक्टर P और दूसरा वेक्टर ऐसा 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल जो है अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा। ठीक है, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज वेक्टर P एंड वेक्टर Q कैसे है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन आर की वैल्यू कैसे हो जाएगी। अब थीटा की जगह हमको डालना है सिर्फ 90 डिग्री, तो क्या होगा, देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या रहती है, कॉस 90 की वैल्यू रहती है 0 रहती है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, इट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस 90 की पूरा 0 हो गया, वो टर्म ही 0 हो गई, तो आर की वैल्यू हमको क्या मिलती है, 0 डिग्री मिलती है, सॉरी, आर की वैल्यू क्या मिलती है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिलता है। यानी ऐसा MCQ आ सकता है, व्हेन P एंड Q आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट हैविंग द वैल्यू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, और उसका अल्फ़ा कैसा रहेगा, यानी डायरेक्शन कैसी रहेगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री अपॉन P प्लस Q
कॉस ऑफ 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है, साइन 90 इट इज़ इक्वल टू 1 रहती है, ठीक है। तो वी गेट tan इनवर्स ऑफ q इंटू 1 अपॉन p प्लस q इंटू 0 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो वी गेट q अपॉन क्या, ये तो सेकेंड टर्म पूरी 0 हो गई, वी गेट tan इनवर्स ऑफ q अपॉन p, ये वैल्यू मिलती है, अल्फ़ा की वैल्यू मिलती है। दैट इज़ व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डायरेक्शन अल्फ़ा क्या आता है, इट इज़ tan इनवर्स ऑफ q अपॉन p, ठीक है। समझ में आया। अब हमको थर्ड केस देना, लास्ट स्टेप लेनी है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट के लिए लिखेंगे। अब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो क्या आता है उसको लिखेंगे। एक मिनट, तो इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं कि केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर थीटा की वैल्यू है, दैट इज़, अब ये p वेक्टर है और वेक्टर q कैसा है, वेक्टर q उसके ऊपर पर ये साइड में है वेक्टर q, अगर थीटा दोनों का जो एंगल है वो कैसा है, 180 डिग्री का है अगर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन वेक्टर p एंड वेक्टर q आर कैसे है, कैसे डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, आर इन द अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस। देन अब आर की वैल्यू क्या होगी, अब आर की जगह हम लिखने वाले हैं, थीटा की जगह हम लिखने वाले हैं 180 डिग्री, ठीक है। दैट इज़ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू मालूम है क्या आपको, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, इट इज़ इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, और कॉस 180 की वैल्यू है -1, दैट इज़ वी गेट अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू। ये तो फॉर्मूला ही बन गया है, किसका फॉर्मूला है ये, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p माइनस q होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। दैट इज व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट हैविंग द वैल्यू अंडर रूट ऑफ p माइनस q होल स्क्वायर। ये MCQ के लिए आ सकता है, इसलिए मैं ये केसेस ले रही हूँ। अब उसके डायरेक्शंस कैसे रहेगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहती है, tan इनवर्स ऑफ क्या है फॉर्मूला, q साइन थीटा, साइन की जगह थीटा की जगह हम लिखेंगे 180 डिग्री अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह हम फिर से 180 डिग्री लिखेंगे। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 180 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 0 रहता है, ये याद रखिएगा, ये सब वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाती है, इट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q साइन 180 इज 0, ये ऊपर का ही 0 है, p प्लस q कॉस 180 डिग्री इज़ -1। अब ऊपर ही 0 आ गया है, यानी पूरा हमको अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिल जाती है, ठीक है। यानी व्हेन टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर देन देयर डायरेक्शन, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिलती है, इट इज़ इक्वल टू 0। ओके, समझ में आया। तो आज हमने ये पूरा 4 मार्क्स के लिए पूरा एक्सप्रेशन देखा है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, पूरा 45 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लेने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।